जो ये फॉर्म है, जो हम ये करते हैं x माइनस x1, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फॉर्म। ये जो हम इक्वेशन निकालते हैं इसको सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फॉर्म। ये हो या फिर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, इस फॉर्म को बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और आपको ट्रबल कर सकता है। जैसे मैं करा रहा हूं उस तरीके से करना, ठीक है। पुट इन सिमेट्रिकल फॉर्म, पुट इन सिमेट्रिकल फॉर्म the equation of the line, the equation of the line 3x plus 2y minus z minus 4 equal to 0, ठीक है, equal to 0 and 4x, सॉरी कोमा है, 4x plus y minus 2z plus 3 equal to 0 and find direction cosines. Also find direction cosines. So find direction cosines. देखिए क्या चीज है ये, समझिए एक बार। इसको कराने से पहले एक दो चीजें और समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक मैं एक पीछे लिखता हूं जहां पे जगह है, ये किसकी इक्वेशन है? ये वाली x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। बताइए दिस कोमा दिस किसकी इक्वेशन है? ये लाइंस की। नहीं नहीं, ये कंप्लीट किसकी इक्वेशन है? दोनों मिलाकर किसकी इक्वेशन है? पॉइंट की। ये दोनों मिलाकर, मतलब दोनों ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू बताइए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। मान लेते पहली वाली ये हो गई और दूसरे वाले कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। ये पहली वाली लाइन हो गई और ये दूसरी वाली होगी, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाली तो क्या है? ये पॉइंट है। ये कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट, दिस कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। यानी दो लाइनें एक साथ लिखी हुई हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो किसकी कंबाइंड इक्वेशन है? वो पॉइंट की, ठीक है। अब यहां पर ये जो इक्वेशंस है, ये पहली इक्वेशन प्लेन की है और दूसरी इक्वेशन भी किसकी है? प्लेन की है। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे एक प्लेन ये हो गया, ध्यान से देखिए, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनती है? बताइए, दो प्लेन जब कट करते हैं तो क्या बनते हैं? बताइए क्या बनेगा, कोई भी बताइए। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनता है? पॉइंट बनता है। और दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? लाइन। लाइन बनेगी। जहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल दो दीवारें कट कर रही है, जहां पे दो दीवार कट करती है वहां पर क्या बनती है? लाइन बनती है। तो ये प्लेन की इक्वेशन है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है। ये दोनों एक साथ आने का मतलब है वो लाइन, ठीक है। ये नेक्स्ट उसको कराऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। चलो मान लेते हैं आपको ये सब कुछ भी नहीं पता। अब आपको बताना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दो प्लेन की इक्वेशन है, कट करेंगे तो लाइन बनेगी, उसके बारे में पूछा गया है। मान लेते हैं आपको कुछ भी नहीं पता है, तो क्या करते हैं, देखिए
ये पहली इक्वेशन लिखी हुई है, ये दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है। कह रहा है कि ये लाइन की इक्वेशन है पुट इन सिमेट्रिकल फॉर्म, ये लाइन की इक्वेशन है और पुट इन सिमेट्रिकल फॉर्म। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, ठीक है, वो उसमें z इक्वल टू 0 हो सकता है यदि वो एक्स वाई के पैरेलल नहीं है। देखिए ये x है, ये y है, देखिए ये x, ये y, और ये मेरा z, ये मेरा z। ठीक है जी, मैंने ये बना दिया, x बना दिया, y बना दिया और z बना दिया। ठीक है, कोई भी लाइन यदि एक्स वाई के पैरेलल नहीं है, देखिए एक्स वाई के पैरेलल है तो वो एक्स वाई को कट नहीं करेगी। यदि एक्स वाई के पैरेलल नहीं है तो एक्स वाई को कट करेगी? बताइए, कोई भी लाइन यदि एक्स वाई के पैरेलल नहीं है तो वो एक्स वाई को कट करेगी, मतलब एक्स वाई को कट करेगी मतलब एक्स वाई प्लेन को कट Yes, करेगी। ठीक है, कोई भी लाइन यदि, ये पेपर क्या है, एक्स वाई प्लेन, और ये क्या है, जेड। पेपर क्या है, एक्स वाई, और ये क्या है, जेड। कोई भी लाइन यदि पेपर के पैरेलल नहीं है तो वो इसको कट करेगी। ठीक है, मान लेते हैं वो कट करेगी, ये लाइन मान लेते हैं क्या करती है, इस प्लेन को कट करती है। मुझे नहीं पता ये लाइन कौन सी है, लेकिन मैं मान लेता हूं ये लाइन एक्स वाई प्लेन को, इस एक्स वाई प्लेन, ये जेड है, ऊपर जेड है, ये लाइन ये जो मिलके एक्स वाई प्लेन को कट करती है। तो जहां पर कट करेगी वहां पर जेड की वैल्यू क्या होगी, 0। भाई लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, तो मुझे सबसे पहले तो पॉइंट पता होना चाहिए। लाइन के ऊपर यदि मुझे एक पॉइंट पता चल गया तो मामला खत्म है। लाइन के ऊपर यदि मुझे एक पॉइंट पता चल गया कि वो पॉइंट कौन सा है लाइन के ऊपर, तो मेरा सारा काम सोल्व हो जाएगा। तो ये लाइन है, मान लिया ये लाइन है, ये लाइन इस प्लेन को कट करती है, ये लाइन इस प्लेन को कट करती है। जहां पे कट करती है वो वहां पे z इक्वल टू 0, उस पॉइंट को निकालते हैं। टू फाइंड ए पॉइंट ऑन लाइन, टू फाइंड ए पॉइंट ऑन लाइन, लाइन के ऊपर पॉइंट निकालते हैं। पुट z इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं वो लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करती है तो z की वैल्यू क्या होगी, 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में z की वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्या बन गया, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन 6 प्लस 4 10 minus 16 minus 9 and this is 3 minus 8, x upon 10, y upon minus 25, 1 upon minus 5, तो x equal to minus 2, y is equal to 5। यानी यदि ये लाइन एक्स वाई को प्लेन को कट करती है तो कहां पर कट करेगी, जहां पे x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 5 और z कोऑर्डिनेट 0। देयरफॉर point of intersection of line with xy plane, xy plane के साथ point of intersection क्या है, -2, 5 and 0। यानी लाइन के ऊपर एक पॉइंट क्या आ गया, -2, 5, 0। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपको ये चीज पता चल गई तो आपका काम खत्म है। यदि आपको ये चीज पता चल गई तो आपका काम खत्म है। लाइन का एक्स वाई प्लेन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, -2, 5, 0। अब बताओ क्या करेंगे, आप ही बताओ क्या करना चाहिए। एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट भी निकाल लेंगे तो बात खत्म। एक पॉइंट आ गया, यदि दूसरा पॉइंट भी आ जाए तो काम खत्म। बताइए दूसरा पॉइंट कैसे निकाले, कोई भी बताइए कैसे निकाले। सर इस बार इन दोनों लाइंस को एक्स वाई की जगह वाई जेड प्लेन में लेके निकाल लेंगे। हाँ, इस बार मैं क्या करता हूं, अभी मैंने क्या किया, z की वैल्यू 0 पुट की है। अब मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। ऐसा करने से ये पॉइंट आया था जब z की वैल्यू 0 थी। अब मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। टू फाइंड अनदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
another point of intersection, to find another point on line, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए put y equal to 0 in first and second. फर्स्ट और सेकंड में y की वैल्यू 0 पुट कर देता है। यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस जेड माइनस 4, 3x माइनस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4x माइनस 2z प्लस 3, 4x माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां करते हैं 3x माइनस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज 4x माइनस 2z प्लस 3, 4x माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे करें इसको, x अपॉन z अपॉन 1 अपॉन, तो ये माइनस 3 माइनस 8 इज माइनस 11 and z is minus 16, minus 9 is minus 25 and this is minus 6 plus 4 is minus 2। दोबारा देख लेते हैं। this is minus 3 minus 8 minus 11 minus 16 minus 9 minus 25, this is minus 6 plus 4 is minus 2। x is 11 upon 2, z is 25 upon 2, therefore point of intersection with y की वैल्यू 0 पुट की तो यानी एक्स जेड प्लेन इज 11/2 0 25/2। उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट ए मान लिया, ए था आपका -250। दूसरा पॉइंट आपने बी मान लिया 11/2 0 25/2। इक्वेशन अब तो किक वॉक हो गया, ये आसानी से कर सकते हो। x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। क्या बन गया, x प्लस 2 15 अपॉन 2, y माइनस 5 z अपॉन 25/2। पूरी को 2 से कर देते हैं, डिनोमिनेटर को x प्लस 2 अपॉन 15 तक अच्छा लगे दिखने में, -10 z अपॉन 25। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, 5 से डिवाइड कर देते हैं, x प्लस 2 अपॉन 3, y माइनस 5 अपॉन -2 एंड z अपॉन 5, z अपॉन 5। ठीक है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने क्या किया, इस तरीके से कर दिया इसको। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब इसके डायरेक्शन लाइन की देखो, ये फॉर्म अलग अलग हो सकती है, लाइन दिखने में अलग अलग दिख सकती है लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस नहीं बदल सकते। लाइन के जो आपको दिखाई दे रहा है वो अलग अलग तरीके से, पीछे आंसर कुछ और हो सकता है, पीछे आंसर कुछ और हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्यों, क्योंकि लाइन को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस जो पीछे आंसर है वो यहां पर होगा, वो अलग नहीं हो सकते क्योंकि लाइन की डायरेक्शन तो सेम रहेगी। देखिए ये x प्लस 2 क्यों आया, क्योंकि ये मेरा पॉइंट अलग हुआ है। कोई बच्चा, मैंने कैसे निकाला, z इक्वल टू 0 पुट करके निकाला था शुरू में, कोई बच्चा शुरू में y इक्वल टू 0 पुट कर लेगा, कोई बच्चा शुरू में x इक्वल टू 0 पुट कर लेगा, तो ये अलग अलग दिखाई दे सकता है। लेकिन चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन सेम रहेंगे। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 -2 5। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 3 अपॉन √9 + 4 + 25। इसी तरीके से -2 अपॉन √38 एंड 5 अपॉन √38। मैं लिख देता हूं यहाँ 3 अपॉन √38 -2 अपॉन √38 एंड 5 अपॉन √38।
देखिए आपकी लाइन अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकती है। यदि मैं इसके आंसर देखता हूं, मैं देखिए आंसर में दिया हुआ है इसका x+2/3, y-5/-2 एंड z/5। चलो बाई चांस इन्होंने भी z=0 करके सोल्व किया है, इसके कारण ऐसा आ गया। अदरवाइज यदि मैं शुरू में y=0 पुट कर देता तो अलग दिखाई देता। अब डायरेक्शन कोसाइन में कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसके डायरेक्शन कोसाइंस तो आ रहे हैं -3/√38, 2/√38, 5/, और आपके आ रहे हैं 3/√38। मतलब इस जो बुक में दे रहा हूँ वो नेगेटिव है और मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा क्यों है बताइए? बताइए आप में से कौन बताएगा कि बुक में आंसर दिया हुआ है -3/38, 2/√38, -5/√38, और मेरा आंसर आ रहा है 3/√38, -2/√38 और 5/√38, और दोनों ही ठीक है। ऐसा क्यों? बताइए ऐसा क्यों है? सर क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला, उन लोगों ने सेकंड में निकाला होगा। हाँ मतलब आप कुछ कुछ समझ गए, पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगा आप ठीक हो। देखिए वो ये कह रहा है ये आंसर में वेरिएशन क्यों आई है, ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखिए आंसर में वेरिएशन क्यों आई है। दोनों ही ठीक है, कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों ही ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ध्यान से देखिए। मान लेते हैं मेरा 3D सिस्टम है, ये मेरा 3D सिस्टम है। ये मेरा x, ये मेरा x, ये मेरा y और ये मेरा z। मान लेते कोई लाइन है, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले रहा हूं, कोई लाइन यहां पर है, ये लाइन है l। मैंने इसके साथ ये एंगल निकाल लिया बीटा। अब यदि मैं इसकी बात करूं, m किसके बराबर है, सिर्फ एक निकाल के दिखा देता हूं, कोस बीटा। लेकिन कोई बंदा क्या करेगा, बीटा एंगल यहां से ना लेकर ऐसे मेजर कर लेगा, इसको बीटा मान लेगा। तो ये दो लाइन ही तो हैं, ये -y, देखिए ये देखिए ये लाइन l है और ये y है। देखिए मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, आपको आराम से दिखेगा। ये y, ये -y और ये मेरा l। कोई यहां से एंगल मेजर कर लेगा और कोई ऐसा भी तो है यहां से मेजर कर ले। क्योंकि मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि बीटा एंगल कैसे मेजर करना है, क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है। इस तरह का मैंने 2D में तो जिक्र किया था, 3D में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया कि बीटा एंगल कैसे मेजर करना है। यदि किसी ने ऐसे मेजर किया तो कोस बीटा, और किसी ने ऐसे मेजर किया तो m किस के बराबर हो गया, कोस बीटा डैश। और बीटा डैश कितना है, 180 माइनस बीटा, यानी कि ये m1 है ये m2 है। ये किसके बराबर आ गया, माइनस कोस बीटा, यानी m2 किसके बराबर आ गया, -m1। यानी कोई इस तरीके से मेजर करेगा तो एक वैल्यू आएगी और इस तरीके से मेजर करेगा दूसरी वैल्यू आएगी, लेकिन वो ये सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट की नेगेटिव होगी, सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट की नेगेटिव होगी। ठीक है, तो उसने 3/√38 निकाला है, मैंने -3/√38 निकाल दिया। ठीक है, इसीलिए मेरी वैल्यूज और बुक की वैल्यूज एक दूसरे की नेगेटिव आ रही है। कि यदि इस तरह भाई मैंने क्या बताया था, बीटा क्या होता है, किसी भी लाइन का y एक्सिस के साथ एंगल। लेकिन एंगल कौन सा, ये वाला या ये वाला, इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ कि भाई क्लॉकवाइज लेना है, एक्यूट लेना है, ओब्ट्यूज लेना है, कौन सा लेना है। इस तरह का हमने कोई भी जिक्र नहीं किया था कहीं भी कभी भी कि वो जो एंगल है वो किस तरीके से लेना है।
ठीक है, ऐसा कोई भी हमने जिक्र नहीं किया था। तो यदि उसने ये एंगल लिया है और मैंने ये लिया है, तो इसका कोसाइन और इसके कोसाइन में क्या होगा, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 180। तो कोस बीटा की वैल्यू m1 है, तो कोस ऑफ बीटा डैश की वैल्यू क्या होगी, -m1। ठीक है, गोट इट? मेरा पॉइंट समझ गए कि भाई वो डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से मेजर किया और मैंने किस तरीके से मेजर किया है। और जरूरी नहीं है, मैं सेम आंसर भी निकाल सकता हूं यहां से। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये आ गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -15 + 10 -25। क्योंकि देखो तीनों इक्वेशन, तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। भैया 15 - 10 25 है, तो -15 + 10 -25। यदि वैसा करेंगे तो -3 + 2 -5 और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर भी ठीक है और जो बुक में दिया हुआ है वो आंसर भी बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपकी बुक में भी सोल्व किया हुआ है, लेकिन बहुत गड़बड़ तरीके से सोल्व किया हुआ है इस क्वेश्चन को। आप इस तरीके से कीजिए, पहला पॉइंट निकाल लीजिए, z = 0 पुट करके, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट निकालिए, दूसरा पॉइंट y = 0 पुट करके निकालिए, ये आ जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए, ये आ गया आंसर। गॉट इट? अब नेक्स्ट देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है वो नहीं हटाया है। जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है वो नहीं हटाया गया है। तो बड़ी डाइसी सिचुएशन हो गई है कि कौन सा कराया जाए, कौन सा नहीं कराया जाए। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए सारे कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो है हमारे पास, ऐसा तो है नहीं टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है जो हटाए हैं ना, उन्होंने क्या हटाया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन। ये 3 चीजें हटाई हैं, लेकिन उससे रेलिवेंट क्वेश्चन दूसरी एक्सरसाइजेज में है। ठीक है, अल्टीमेटली वो मुझे बताने ही पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है इनको करते चलते हैं। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज को भी कर लेते हैं, इसको स्किप नहीं करते हैं, बाकी एग्जाम में नहीं आएगी ये। देखिए थर्ड एक्सरसाइज क्या है, फटाफट करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस देखते हैं कैसे निकाला जाए, फटाफट निकालते हैं। देखिए 2 लाइनें हैं, पहली लाइन है r = a1 + λ(b1), दूसरी लाइन है a2 + λ(b2). ठीक है, इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। देखिए वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये आपकी पहली लाइन है, ठीक है, ये L1 है, ये पैरेलल टू B1 है, और ये दूसरी लाइन है L2, और ये पैरेलल टू B2 है। इन 2 लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। 2 लाइनों के बीच में एंगल निकालने का क्या मतलब है, इन 2 लाइनों के बीच में एंगल निकालने का मतलब है कि आपको क्या करना है, इन 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। क्योंकि देखिए L1 B1 से पैरेलल है और L2 B2 के पैरेलल है। इन 2 लाइनों के बीच में एंगल निकालने का क्या मतलब है, इन 2 लाइनों के बीच में एंगल निकालने का मतलब है कि आपको B1 और B2 के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, L1 L2 के बीच में एंगल का मतलब है B1 और B2 के बीच में एंगल निकालना है। कैसे करें, लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो थीटा किसके बीच में एंगल है, B1 और B2 के बीच में। देयरफॉर थीटा इज एंगल बिटवीन B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। तो B1 डॉट B2 इज mod B1 mod B2 and cos of theta. तो cos theta is nothing but B1 dot B2 divided by mod B1
mod of b2. Cos theta is b1 dot b2 divided by mod b1 mod b2. ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। यदि आपको ये छोटा सा आपको डॉट स्केलर प्रोडक्ट का यदि फॉर्मूला आता है तो बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको निकाल पाओगे, कोई भी दिक्कत। लाइट चली गई थी बेटा। अभी लिंक ब्रेक होगा, फटाफट ज्वाइन कर लेना जैसे ही लिंक ब्रेक हो। खैर अभी तो टाइम है 10 मिनट है, चलो देखते हैं। कोस थीटा इज b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मोड b1 मोड b2, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन b1 एंड b2। तो लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए किसकी यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। एक बार बताइए, एम आई ऑडिबल? एक बार बताइए मुझे। Yes. ठीक है, क्योंकि लाइट चली गई है और फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। चलो, cos थीटा इज b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मोड b1 मोड b2। अब क्या करना है कि देखते हैं इसको। कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं। ये कौन सा हो गया? वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी होगी? वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं कैसे किया जाए। देखिए कार्टेशियन फॉर्म, ये तो वेक्टर फॉर्म होगी। कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं। देखिए ये लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, पहली लाइन। और दूसरी लाइन है आपकी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ये आपकी दूसरी लाइन है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 कितना होगा? A1 B1 C1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 कितने होंगे? A2 B2 C2। ठीक है, अब क्या होगा? एंगल निकालने हैं। तो कोस थीटा, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला क्या होता था? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। लास्ट एक्सरसाइज में बताया था। डायरेक्शन रेशियो दिए हुए तो एंगल कैसे निकालते थे? A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। कि एंगल बिटवीन टू लाइंस यदि वेक्टर फॉर्म है तो ये आएगी, और कार्टेशियन फॉर्म है तो ये आएगी। ठीक है, कंडीशन चेक करते हैं, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन चेक करते हैं। यदि दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होगी? देखिए, इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, यदि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो यहां से तो पता चल गई cos थीटा इज 90, cos 90 इज 0, यानी b1 डॉट b2 इज 0। तो पहले केस में तो पता चल गई b1 वेक्टर डॉट b2 इज 0। यदि b1 वेक्टर और b2 डॉट की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो L1 L2 से परपेंडिकुलर है। और यहां से क्या आएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस
C1 C2 इज इक्वल टू 0। दोनों मैंने कर लिए हैं। यदि वेक्टर इक्वेशन दी हुई है तो b1 डॉट b2 इज 0, और यदि कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। नेक्स्ट जो चीज करनी है हमें, वो हमें करनी है कि मान लेते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है तो कैसे निकाला जाए? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन निकालनी है। देखते हैं कैसे निकाला जाए। देखिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन। एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होती है? जैसे उन्होंने एंगल वाला पोर्शन तो हटा दिया, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं हटा रखा सिलेबस से, और इस पोर्शन को करने के लिए वो पिछला आना चाहिए। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब बच्चों को, इवन हमें भी आ रही है कि भाई ये स्किप कराते हैं तो अगला नहीं आएगा बच्चे को, इसलिए हमें वो पूरा कराना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए करते हैं इसको कैसे किया जाए, ध्यान से देखिए। आपके पास कोई लाइन दी हुई है,